नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले बात इंडिया ऑडियो समिट की, जिसको आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल की थीम बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर है। वहीं राजस्थान में सियासी उठापटक भी चल रहा है। आज स्पीकर ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आज राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने चैम्बर में सभी राज्यसभा सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और आखिर में राजधानी भोपाल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं शिवराज कैबिनेट की। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 अगस्त पर जिलों में किसी भी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे। राजधानी में एक मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा 15 अगस्त को। सभी जिलों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे और उज्जैन आबकारी के सब इंस्पेक्टर अधिकारी को बर्खास्त करने का फैसला इस कैबिनेट में लिया गया है। इतना ही नहीं, कोविड-19 योद्धा के तहत सम्मान की राशि भी सरकार देगी, ये फैसला भी कैबिनेट में हुआ है। इसके अलावा अब तक कोविड-19 योजनाओं में 10 करोड़ की राशि का वितरण हुआ है। परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला हुआ है उन लोगों की जो कोरोना योद्धा के तौर पर जिनकी मृत्यु हुई है। वहीं रोजगार के लिए इकाई लगाने वाले को 25 करोड़ रुपए तक का को इकाई अब माना जाएगा। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों दिशाओं में महत्वपूर्ण निर्णय हुए। जैसे अभी तक स्वतंत्रता दिवस का समारोह सभी जिला स्थानों पर, तहसील स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा संपन्न किया जाता था। पर जैसा आप सबको विदित है और आपके माध्यम से प्रदेश को भी विदित हो कि कोरोना की जिस तरह की व्यापकता हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट ने तय किया है कि अब स्वतंत्रता दिवस का समारोह भोपाल में एक जगह पर मंत्रिपरिषद के साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। बाकी जिला और तहसील स्थानों पर अधिकारी उसे संपादित करेंगे। कोई सार्वजनिक उत्सव फंक्शन जैसे कि होते थे बच्चों के स्कूल से आने के, शिक्षकों के, अथवा प्रशासनिक गतिविधियां भी वहां परेड वगैरह जो होती थी, वो इस साल कोई भी संपादित नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण लाइव रहेगा, जो स्क्रीन रहती है उसके माध्यम से भी और आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी वो दूर चैनलों पर प्रसारित होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जैसा उज्जैन के आबकारी अधिकारी का, सब इंस्पेक्टर का बच्ची से दुष्कृत्य सामने आया है, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है कि इस तरह के कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्योंकि आज एक विषय अखबार में छपा भी था, जो कि 24 साल बाद कोई फैसला आता है राजस्थान जैसी जगह का, तो एक लोग उसकी चर्चा तो करते ही हैं। ये सरकार त्वरित काम करने वाली सरकार, हमारे नेता तत्काल निर्णय लेने वाले, और इसलिए इसकी सेवा से ही बर्खास्त कर दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों से कहा है कि औपचारिक रूप से बिंदुवार एजेंडे पर चर्चा करने की ये पहली बैठक है और इसलिए आज से उन्होंने 1-to-1 चर्चा भी प्रारंभ की है, जिनमें प्रभार के जिलों के बारे में भी बात होगी। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा भी है कि विभाग के फैसलों पर पैनी नजर रखें, विभाग के पर पैनी नजर रखें, अपने विभाग का प्लान बनाएं, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक,
मुख्यमंत्री जी स्वयं भी हर महीने किसी न किसी विभाग के साथ में चर्चा उनके मासिक प्लान की जरूर करेंगे कि हम कितना चल पाए और उनके साथ में बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा है कि अपने विभाग की प्राथमिकता आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाए, जिसकी झलक 15 अगस्त के माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में प्रतिबिंबित होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शरद, पहली बात 1 to 1 चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्या? दूसरी बात 15 अगस्त को लेकर बड़ा निर्णय कि 15 अगस्त को किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा, एक मुख्य आयोजन होगा। न केवल 15 अगस्त बल्कि इससे दूसरे और आयोजनों को लेकर भी शरद संकेत कि आने वाले दिनों में भी अभी ऐसे किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने जा रहे। बिल्कुल प्रशांत, इस बात के सीधे तौर पर संकेत हैं और जो स्थितियां बनी हुई हैं अभी कोरोना को देखते हुए, उसमें ये ज़रूरी भी लगता है क्योंकि 15 अगस्त का आयोजन बड़ा आयोजन होता है। हर जिले में, हर शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, झंडे फहराए जाते हैं, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, हर वर्ग के लोग उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं। तो अगर आयोजन होता है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि बच्चों में भी बहुत इस बात को लेकर उत्साह रहता है कि वो 15 अगस्त के जो आयोजन है उसमें शामिल हों, उनके कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो इन सारी स्थितियों को, संभावनाओं को देखते हुए कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि जो 15 अगस्त के आयोजन होंगे वो सब जगह ना होकर राजधानी में एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और प्रदेश के नाम उनका जो संबोधन है वो होगा और उसको वर्चुअली बाकी सभी जगहों पर दिखाया जाएगा, सभी जिलों में। जिस तरीके से इससे पहले व्यवस्था ये होती थी कि मुख्यमंत्री यहाँ वाचन करते थे और उनके जो मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में जो जहाँ पर भी वो रहते थे वहाँ झंडारोहण करने के बाद में उसका वाचन करते थे। तो इस व्यवस्था को बदला गया है कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए। संभवतः ये ऐसा भी पहली बार हो रहा होगा कि 15 अगस्त के आयोजन को भी स्थगित करना, जिलों की व्यवस्थाओं को लेकर स्थगित करना पड़ रहा हो। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं, ये महत्वपूर्ण विषय आज कैबिनेट में आया और उस पर सभी मंत्रियों की सहमति रही। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो 15 अगस्त को लेकर रहेगी। जहां तक बात आपने 1 to 1 चर्चा की है, तो निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को इस बात की ताकीद कर दी है कि उनको आने वाले दिनों में क्या करना है और उनका जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जुलाई का जो महीना है उस महीने में सभी मंत्री अपने अपने विभागों को समझ लें और उसके टारगेट फिक्स कर लें। 1 महीने का टारगेट, 3 महीने का टारगेट और साल भर का टारगेट। ये जब फिक्स हो जाएगा विभाग समझने के और टारगेट फिक्स करने के बाद, तो फिर अगस्त से वो उसकी समीक्षा करना शुरू कर देंगे। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा है और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज और कल दोनों दिन वो अलग अलग मंत्रियों से, आधे मंत्रियों के साथ आज और आधे मंत्रियों के साथ में कल 1 to 1 चर्चा करेंगे और उनसे उनके विभाग का रोड मैप, उसके टारगेट और जो मैकेनिज्म जैसे काम करेगा और या वो मंत्री काम करेंगे, इन सारे पहलुओं पर चर्चा की है और अगस्त से मुख्यमंत्री खुद इनकी समीक्षा शुरू करेंगे। तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, इनमें ये जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल, अगस्त से समीक्षा भी अलग अलग मंत्रालय की शुरू हो जाएगी। 1 to 1 चर्चाओं का दौर आज और कल चलेगा मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रियों का। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक अहम खबर होशंगाबाद से, जहां महिला और युवक के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। होशंगाबाद का मामला है। झड़प में युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिकलीगर मोहल्ले की घटना बताई जा रही है, जहां पर होशंगाबाद का ये मामला है। होशंगाबाद में महिला और युवक के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में झड़प में बता दें कि युवक काफी बुरी तरह से जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिकलीगर मोहल्ले की ये घटना है। एक महिला और ये युवक आपस में भिड़ गए, बुरी तरह से एक दूसरे की पिटाई की गई। इस झड़प में युवक जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। होशंगाबाद से ये वीडियो सामने आया। शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या वजह थी और कैसे युवक घायल हो गया? आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या थी? और
जी प्रशांत, सिकलीकर मोहल्ला जो कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास है, वहां का पूरा मामला है। कल शाम का मामला है। अचानक युवक और युवती वहां पर पहुंचे थे और विवाद शुरू हुआ था। और विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे पर दोनों ने चाकू से वार किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक महिला का पता नहीं चल पाया है कि कौन थी और किस कारण से युवक से उसका विवाद हुआ था, और युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रशांत, एक बात जरूर है, होशंगाबाद में बीते दिनों से इस प्रकार के वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं लगातार, जैसे पिपरिया का मामला हो या ये होशंगाबाद का मामला हो, तो कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस प्रकार के खूनी संघर्ष या इस प्रकार की हाथापाई के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिख रहा है। जी, शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो ये वीडियो परेशान जरूर कर रहा है, चौंका भी रहा है कि आखिर युवक युवती यहां पर पहुंचते हैं और कुछ ही जो विवाद की वजह थी, इसके बाद एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। इस विवाद में युवक पूरी तरह से जख्मी हो गया है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से। ये बड़ी खबर है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं विधायक। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सपा विधायक राजेश शुक्ला ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। इसके अलावा बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, क्या विषय है, क्या मसला है? देखिए प्रशांत, अभी प्रदेश की 26 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसी को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। और इस बार जो उपचुनाव है उसमें सपा और बसपा का भी बड़ा रोल रहने वाला है। हालांकि सपा और बसपा ने अब बीजेपी को बाहर से समर्थन देना शुरू कर दिया और यही कारण है कि उपचुनाव में दोनों ही सियासी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। हालांकि बीएसपी साफ कर चुकी है कि वो सभी 26 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायकों के जरिए सपा और बसपा को साधा जा रहा है, उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि उपचुनाव से पहले सपा और बसपा के प्रभाव को बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है और यही कारण है कि लगातार रणनीति बनाने का काम हो रहा है। और इसी के चलते आज सपा और बसपा के विधायकों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राज्यसभा के नए चुने गए सदस्यों ने आज शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने चैम्बर में सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज मध्य प्रदेश के जो सदस्यों ने शपथ ली है उनमें बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। राज्यसभा के चुने सदस्यों में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9 और जेडीयू के 3, जबकि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4, अन्ना द्रमुक और द्रमुक के 3-3, वहीं एनसीपी, आरजेडी और टीआरएस के 2-2 सदस्यों ने शपथ ली है। आपको बता दें कि इन नए सदस्यों में से 43 पहली बार चुने गए हैं, बाकी सदस्यों ने दोबारा राज्यसभा में वापसी की है। और आज संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन है। राजधानी के शारदा विहार में चल रही इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हैं। संघ पदाधिकारियों के साथ स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा हो रही है। साथ ही कोरोना के दौरान और बाद में हालातों पर भी मंथन जारी है। इस बीच संघ की बैठक पर कोरोना का साया भी नजर आ रहा है। बैठक से पहले शारदा विहार को सैनिटाइज किया गया। सूत्रों की माने तो संघ पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंता मोहन भागवत ने जताई है। वर्किंग ग्रुप की बैठक पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। हम इस वक्त शारदा विहार में मौजूद है जहां पर संघ की बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का जो काम है वो यहां पर इस वक्त किया जा रहा है। इस बैठक में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हो रहे हैं और उनके अलावा
जो टॉप लेवल के पदाधिकारी हैं संघ के, वो शीर्षस्थ प्रचारक हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और खास बात ये भी है कि दरअसल कोरोना को लेकर इस वजह से भी चिंताएं थी, क्योंकि संघ के जबलपुर की बात करें या हम भोपाल की बात करें या फिर इंदौर की बात करें, कई ऐसे जो उनके स्वयंसेवक हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस वजह से सैनिटाइजेशन किया जाना और कोरोना से बचाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहाँ शारदा विहार में भी जो सैनिटाइजेशन है वो किया जा रहा है। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी भोपाल में आज सुबह 20 साल के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश शेखर लोधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शेखर लोधी के दोनों पैरों में गोली लगी है। लोधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शेखर लोधी ने संस्कार वैली स्कूल के सामने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस की ओर से 5 राउंड काउंटर फायर भी किया गया, जिसमें बदमाश लोधी घायल हुआ है। शेखर लोधी हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। भोपाल के आईजी उपेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश लोधी पर 18 मामले दर्ज हैं। इस वारदात से, इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुठभेड़ के बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी इस दौरान। अपराधी शेखर लोधी है। ये थाना छोला के एक 302 के मर्डर के अपराध में फरार है और इसके अलावा इसके ऊपर अब तक टोटल 18 अलग अलग अपराध थाना निशातपुरा और थाना छोला में पंजीबद्ध हैं। रातीभर पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग 6:30 से 7:30 के बीच में इसका कहीं प्लान है मंडीदीप से सीहोर की तरफ जाने का। और इसी बीच जो जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पास ब्रिज है, वहाँ पर पुलिस ने पॉइंट लगाया था चेक करने के लिए और वहाँ से ये गुजरा तो इसको इंटरसेप्ट किया था। ये रुका नहीं, ये लगातार आगे बढ़ने लगा तो पुलिस ने आगे जाकर संस्कार वैली स्कूल के पास इसको घेरा। घेरते समय इसने फिर ये गाड़ी से उतरा और थोड़ा ऊपर जाकर इसने पुलिस जो संस्कार वैली का जो पिलर है वहाँ पर उसकी आड़ लेकर पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया और उसमें इसको चोट आई है, पैर में गोली लगी है। अभी इसको अस्पताल। और मुठभेड़ के बाद एडीजी उपेंद्र जैन ने भोपाल पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर करें। पुलिस के लिए उन्होंने सारे ऑप्शन को ओपन कर दिया है। राजधानी भोपाल में अब गुंडे बदमाशों की खेर नहीं है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर है। यही कारण है कि एक बदमाश को शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है। सर, अब जो बदमाशों की लिस्टिंग की बात आपने कही थी कि करीब 1700 ऐसे बदमाश है जिनको लिस्टिंग किया गया है, कुंडली तैयार की जा रही है, अब एक्शन भी नजर आ रहा है। बंदूकों से अब गोलियां निकलने लगी है। देखिए, अगर बदमाश पुलिस को चैलेंज करेगा और पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो गोलियां तो पुलिस के पास भी, बंदूकें पुलिस के पास भी हैं। जो एनकाउंटर हुआ आज इसी तरह से हुआ है। पहले बदमाश ने गोलियां चलाई हैं, उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। सो हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर हमें गोली चलानी पड़े, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो पुलिस गोलियां चलाने में पीछे नहीं हटेगी। सर, आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम जो आपके रेंज में जो अधिकारी आते हैं कि यदि इस तरह की कंडीशन बने तो उस आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं? देखिए, दिशा निर्देश कानून में बड़े स्पष्ट लिखे हुए हैं कि जब अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और वहाँ जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं, उन परिस्थितियों में यदि ये परिस्थिति बनती है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस को गोली चलाना पड़ता है तो ये पुलिस का कानूनी हक है। बदमाशों के पूरी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। उसमें टॉप 10 भी छांट लिए हैं, टॉप 20 भी छांट लिए हैं और प्रयास ये है कि उनकी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन्हें पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। यह नियंत्रित करने के लिए जो भी आवश्यक कानूनी कदम होंगे वो सारे उठाए जाएंगे। लेकिन सर, ये अभी तक 10 साल से करीब मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरीके के शॉर्ट एनकाउंटर तक राजधानी में नहीं देखे गए, लेकिन अब पुलिस उस ओर जा रही है एक्शन की तरफ।
तो क्या माने कि आने वाले दिनों में जो बदमाश हैं वो या तो सरेंडर कर दे या फिर पुलिस की गोली के सामने आ जाए? देखिए, ये सब परिस्थिति जन्य होता है। मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहूंगा कि पुलिस का उद्देश्य इस समय स्पष्ट है कि गुंडों को नियंत्रित करना है, गुंडागर्दी किसी भी तरीके की होने नहीं देना है, और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। मतलब गोली चलाना पड़े तो चलाएगी पुलिस? निश्चित रूप से यदि पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ेगी तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल, ये एक उदाहरण, लेकिन आने वाले बदमाशों के लिए एक सबक है। यदि पुलिस के सामने वो आते हैं तो सरेंडर उन्हें करना चाहिए, लेकिन पुलिस एक मौका भी दे रही है बदमाशों को सुधरने के लिए, ताकि वो पुलिस के सामने आके सरेंडर कर दे, अपने अपराध को कबूल कर ले। लेकिन यदि इस तरीके से बदमाश सामने नहीं आते तो पुलिस के पास कई ऑप्शन खुले हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। एडीजी को सुन रहे थे आप। अब फ्री हैंड है पुलिस वालों के पास बदमाशों से निपटने के लिए। आगे बढ़ते हुए बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। सुमेर सिंह सोलंकी से बात की हमारे संवाददाता ने। सुनी। प्रदेश से भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मेरे साथ। सर, आज आपने शपथ ग्रहण ले ली, एक नई पारी शुरुआत हुई और पूरे आप पारंपरिक वेशभूषा में आए। जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी अपनी परंपरा है, मेरी अपनी परंपरागत वेशभूषा में हूँ मैं। हमारे परिवार के सभी लोग ऐसे ही पहनते हैं त्यौहार और अच्छे अवसर पर। ये भी मेरे लिए एक अच्छा अवसर था कि मेरे अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए मैं पार्लियामेंट की राज्यसभा में पहुँचा हूँ। मध्य प्रदेश के नेतृत्व के साथ मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से गाँव के एक आदिवासी किसान बेटे को यहाँ पर भेजा है। मेरी प्राथमिकता में तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं उस प्राथमिकता में हमको काम करना है, लेकिन मेरे क्षेत्र की प्राथमिकताएं भी लेकर मैं पार्लियामेंट पहुंचा हूं, संसद भवन में पहुंचा हूं। और इसमें उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य, और चूँकि मालवा और निमाड़ में खेती 80% लोग जो है किसान आदिवासी भाई लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो किसानों के उन्नति के लिए, किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए और तकनीकी रूप से हम अच्छी खेती कर पाएँ, इस सब के लिए भी मैं यहाँ पर समय समय पर मांग करता रहूँगा केंद्र सरकार से। सर, केंद्र सरकार से आप ये सब खेती के बारे में, किसानों की सुन, लेकिन फिलहाल जो है आपके यहाँ खुद काफ़ी लोग किसान परेशान हैं कि उर्वरक की कालाबाजारी हो रही है, मंडी में किसानों का धान खरीदी हुई, उसके पैसे लिए, तो कांग्रेस इस चीज़ को भुना रही है। तो ये मुद्दे भी क्या आप उठाएंगे यहाँ किसानों की समस्याओं के? ऐसा देखो, ज़रूरत पड़ने पे मैं वो मांग भी करूँगा, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने बोला है कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।